नमस्कार। आज हम एक ऐसे देश की गहराई से बात करने वाले हैं जो यूरोप के नक्शे पर शायद थोड़ा छोटा दिखे, हाँ, बिल्कुल लेकिन जिसका इतिहास और भूगोल मतलब कहानियों से भरा पड़ा है। सही कहा। हम बात कर रहे हैं अल्बानिया की। ये दक्षिण पूर्वी यूरोप में है, बाल्कन प्रायद्वीप पर। बिल्कुल, अल्बानिया एक ऐसी जगह जहाँ परत दर परत इतिहास खुलता है। जैसे आपने कहा, अक्सर सुर्खियों से दूर, लेकिन इसकी अपनी एक क्या कहते हैं अनूठी पहचान और कहानी है जो बाल्कन क्षेत्र की जटिलता और खूबसूरती दोनों को दर्शाती है एक तरह से। हाँ, और हमारे पास अल्बानिया पर काफी जानकारी है। तो आज हमारा मकसद है कि इस जानकारी से वो खास बातें निकालें जो हमें इस देश को बेहतर समझने में मदद करें। जैसे इसका भूगोल, यहाँ के लोग, वो ऐतिहासिक मोड़ जिनसे ये गुजरा, इसकी अर्थव्यवस्था कैसी है और आज दुनिया में इसकी जगह क्या है। इसे कभी कभी बाल्कन का रत्न भी कहा गया है। देखते हैं इस बातचीत में ये बात कितनी सही लगती है। ये जो रत्न वाली बात है ना, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है। अल्बानिया की कहानी असल में संघर्ष, लचीलेपन और बदलाव की भी है। अच्छा। हाँ, यहाँ प्राचीन इलेरियन जड़ों से लेकर फिर ओटोमन विरासत और उसके बाद यूरोप का शायद सबसे अलग थलग कम्युनिस्ट शासन। हाँ, वो तो बहुत कठोर था, सुना है। बिल्कुल। और वहां से होते हुए आज के लोकतांत्रिक सफर तक, मतलब सब कुछ समाया हुआ है इसमें। और यही सफर शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है ना। हाँ, कि कैसे एक देश जो दशकों तक दुनिया से लगभग कटा सा रहा, बिल्कुल अलग थलग, आज नेटो जैसे सैन्य गठबंधन का सदस्य है और यूरोपीय संघ में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी कहानी है। सही कहा। चलिए इसी कहानी के धागे खोलते हैं आज। निश्चित रूप से अल्बानिया की जो भू राजनीतिक स्थिति है, इसकी सांस्कृतिक विविधता और इसका बदलता हुआ आर्थिक नजारा, ये सब मिलकर इसे समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प विषय बनाते हैं। ये सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा देश है जो भविष्य की संभावनाओं को भी टटोल रहा है। तो शुरुआत भूगोल से करते हैं। किसी भी देश को समझने के लिए उसकी जमीन को समझना जरूरी है ना। बिल्कुल, नींव वही है। तो ये दक्षिण पूर्वी यूरोप में बाल्कन प्रायद्वीप पर, राजधानी तिराना, पड़ोसी में मॉन्टेग्रो, कोसोवो, उत्तर मैसेडोनिया और ग्रीस हैं। और पश्चिम की तरफ? हाँ, पश्चिम में एड्रियाटिक और आयोनियन सागर, मतलब एक लंबी तटरेखा है। और वो तटरेखा बहुत अहम है। खूबसूरत तो है ही, लेकिन अल्बानिया के इतिहास, व्यापार और पहचान के लिए हमेशा से मतलब केंद्र में रही है। अच्छा। आप सोचिए, इसी किनारे से होकर कितनी सभ्यताएं गुजरी और सबने यहाँ अपनी छाप छोड़ी। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो देश काफी छोटा है, लगभग 28,748 वर्ग किलोमीटर। हाँ, ज्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन इस छोटे से क्षेत्र में विविधता बहुत है। पता चलता है कि यहाँ पहाड़ी इलाके और सुंदर समुद्र तटों का समावेश है। हाँ। तो मतलब ऊंचे मुश्किल पहाड़ भी हैं। बिल्कुल। और साथ ही दिलकश समुद्री किनारे भी। हाँ, और जो चीज़ इससे खास बनाती है वो ये है कि इसकी ये भौगोलिक बनावट, ये पहाड़ और समुद्र का मेल, इसने न सिर्फ इसके नज़ारे गढ़े हैं, बल्कि इसके इतिहास और संस्कृति को भी गहराई से प्रभावित किया है। अच्छा, वो कैसे? उदाहरण के लिए, उत्तरी अल्बानिया के जो पहाड़ी इलाके हैं, वो अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। शायद इसलिए बची रहीं क्योंकि बाहरी दुनिया का असर वहां आसानी से नहीं पहुंच पाया, रास्ते मुश्किल थे। समझ गई। और तटीय इलाकों का? वहीं तटीय शहरों ने हमेशा बाहरी दुनिया से ज्यादा संपर्क रखा, खासकर इटली और ग्रीस के साथ व्यापार आना जाना लगा रहा। ये दिलचस्प है कि कैसे भूगोल सीधे संस्कृति से जुड़ जाता है। अच्छा, अब अगर यहाँ के समाज और लोगों की बात करें तो आबादी करीब 28 लाख बताई गई है 2025 के अनुमान के हिसाब से। जी। और भाषा? और अल्बानियन भाषा अपने आप में बहुत अनूठी है। अच्छा, कैसे? ये इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की एक स्वतंत्र शाखा है, मतलब इसकी अपनी अलग प्राचीन जड़ें हैं। ये बाल्कन की दूसरी भाषाओं जैसे स्लाविक या ग्रीक उनसे बिल्कुल अलग है। ओह। और ये अल्बानियाई पहचान का एक बहुत मजबूत स्तंभ है। धर्म के लिहाज से देखें तो यहाँ मुस्लिम आबादी बहुमत में है, ज्यादातर सुन्नी। हाँ, लेकिन साथ ही ईसाई अल्पसंख्यक भी हैं, ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक दोनों। कई जगह पढ़ने में आया कि यहाँ सदियों से धार्मिक सह अस्तित्व भी रहा है। हाँ, अल्बानिया में धार्मिक सहिष्णुता का एक लंबा इतिहास रहा है। हालांकि वो जो कम्युनिस्ट शासन था, हाँ, उस वक्त तो सब बंद था शायद। बिल्कुल, उस दौरान सभी धर्मों को बुरी तरह दबाया गया था। लेकिन आज ये अलग अलग धार्मिक समुदाय ज्यादातर शांति से साथ रहते हैं।
और ये अल्बानियाई समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अलावा जैसा कि आपने कहा, मेहमान नवाजी और पारिवारिक मूल्यों पर बहुत जोर दिया जाता है। एक चीज है बेसा। बेसा, हाँ बेसा, इसका मतलब होता है वचन निभाना या खासकर मेहमान की रक्षा करना, चाहे कुछ भी हो जाए। ये अल्बानियाई संस्कृति का एक बहुत गहरा हिस्सा माना जाता है। वाह, ये बेसा वाली बात तो काफी खास लगती है। चलिए अब जरा इतिहास की गहराइयों में उतरते हैं। जैसा आपने शुरू में कहा था, यहाँ परत दर परत इतिहास है। बिल्कुल। प्राचीन काल में यहाँ इलीरियन लोग रहते थे। इनके बारे में कुछ और पता है? इलीरियन जनजातियां इस क्षेत्र की प्राचीन निवासी थीं। माना जाता है कि वे आज के अल्बानियाई लोगों के पूर्वज हो सकते हैं। हालांकि इस पर थोड़ी बहस है इतिहासकारों में। अच्छा। रोमन साम्राज्य ने बाद में इस इलाके को जीत लिया और यहाँ सड़कें बनाई, शहर बसाए, एक्वाडक्ट्स बनाए। इनके निशान आज भी मिलते हैं। जैसे डुरेस शहर में एक बड़ा एम्फीथिएटर है। रोमन शासन ने इस क्षेत्र को बाकी साम्राज्य से जोड़ा। रोमन साम्राज्य के बाद बिजान्टिन साम्राज्य का असर रहा और फिर आया एक बहुत लंबा दौर ओटोमन साम्राज्य का। हाँ, वो सबसे अहम दौर था शायद। 15वीं सदी से लेकर 20वीं सदी की शुरुआत तक। बिल्कुल। और ओटोमन शासन ने अल्बानिया पर सबसे गहरी छाप छोड़ी। इस्लाम का फैलना, शहरों की वास्तुकला जैसे बेराट और गिज़ोकास्तर में जो घर दिखते हैं, हाँ, वो खास तरह के घर। बिल्कुल, खानपान, सामाजिक रीति रिवाज, इन सब पर ओटोमन प्रभाव आज भी साफ दिखता है। इसी दौर में अल्बानिया के राष्ट्रीय नायक स्कंदरबेग हुए थे। उन्होंने ओटोमन सेनाओं के खिलाफ बहुत जबरदस्त विद्रोह किया था। आज भी वो अल्बानियाई राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं। और फिर 1912 में स्वतंत्रता मिली। हाँ, बाल्कन युद्धों की उथल-पुथल के बीच अल्बानिया ने अपनी आज़ादी घोषित की। लेकिन आजादी के बाद भी स्थिरता ना आसान नहीं था शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर 20वीं सदी के मध्य में वो दौर आया जिसने अल्बानिया को दुनिया के नक्शे पर एक बिल्कुल अलग जगह खड़ा कर दिया। 1946 से 1991 तक का कम्युनिस्ट शासन, खासकर एनवर होक्सा के नेतृत्व में। हाँ, सुनने में आता है कि ये दौर बेहद कठोर और पूरी दुनिया से कटा हुआ था। ये अल्बानिया के इतिहास का शायद सबसे नाटकीय और परिभाषित करने वाला अध्याय है। एनवर होक्सा ने एक स्टालिनवादी किस्म का शासन चलाया, जो वक्त के साथ सोवियत संघ से भी दूर हो गया, फिर चीन से भी। देश पूरी तरह आत्मनिर्भरता के नाम पर दुनिया से कट गया। वो बंकरों वाली बात भी सुनिए। हाँ, हजारों की संख्या में कंक्रीट के बंकर बनाए गए, बाहरी हमले के डर से। किसी भी तरह के विरोध को बेरहमी से कुचला गया। और धर्म पर तो पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई थी। सच में? हाँ, अल्बानिया को दुनिया का पहला नास्तिक राष्ट्र घोषित किया गया था। ये अलगाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, ये मानसिक और सांस्कृतिक भी था। सोच कर ही अजीब लगता है, पूरी दुनिया से इस तरह कट जाना। तो फिर 1991 में ये बदलाव कैसे आया? एकदम से तो नहीं हुआ होगा। नहीं, एकदम से नहीं। 1985 में होक्सा की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद धीरे धीरे पकड़ ढीली पड़ने लगी थी। अच्छा। और फिर जब 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी और पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट शासन गिरने लगे, तो उसका असर अल्बानिया पर भी पड़ा। छात्र आंदोलन हुए और आखिरकार 1991 में बहुदलीय चुनाव हुए और कम्युनिस्ट शासन का अंत हो गया। लेकिन ये बदलाव आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। देश को एक तरह से शून्य से शुरुआत करनी पड़ी। राजनीतिक संस्थाएं बनानी थी, बाजार अर्थव्यवस्था अपनानी थी और दशकों के अलगाव के बाद दुनिया से फिर जुड़ना था। बहुत मुश्किल। हाँ, इसमें बहुत उथल-पुथल हुई। 1997 में एक बड़ा आर्थिक संकट भी आया था, जब वो पॉन्जी स्कीमें फेल हो गई और देश में लगभग अराजकता फैल गई थी। ओह, यानी लोकतंत्र और खुलेपन की राह काफी पथरीली रही है। अच्छा, इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए अब अगर हम अल्बानिया की आज की अर्थव्यवस्था और विकास पर नजर डालें तो क्या तस्वीर उभरती है? मुद्रा तो लेख है। हाँ, अर्थव्यवस्था में पिछले 3 दशकों में काफी बदलाव आया है। कृषि अभी भी महत्वपूर्ण है, खासकर गांव के लोगों के रोजगार के लिए। जैतून का तेल, फल, सब्जियां यहाँ की मुख्य उपज हैं। ऊर्जा क्षेत्र में भी विकास हो रहा है, खासकर हाइड्रो पावर में, क्योंकि यहाँ पानी के स्रोत काफी हैं। निर्माण क्षेत्र भी काफी एक्टिव है, जो शहरीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को दिखाता है। और एक सेक्टर जिसका जिक्र बार बार आता है वो है पर्यटन। कहा जा रहा है कि ये तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है। ऐसा क्यों है? इसके कई कारण हैं। एक तो जैसा हमने पहले बात की, अल्बानिया के पास प्राकृतिक खूबसूरती की भरमार है। हाँ, वो तट और पहाड़। बिल्कुल। आयोनियन और एड्रियाटिक तट पर शानदार समुद्र तट हैं,
जिन्हें अल्बानियाई रिवियरा भी कहते हैं, और उत्तर में अल्बानियाई आल्प्स जैसे पहाड़ी इलाके हैं जो ट्रैकिंग और प्रकृति प्रेमियों को खींचते हैं। और दूसरा कारण? दूसरा इसका समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहरें हैं, जैसे प्राचीन खंडहर, वो ऑटोमन शहर जिनकी हमने बात की। ठीक है। तीसरा, यूरोप के दूसरे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के मुकाबले ये अब भी अपेक्षाकृत सस्ता है। ये भी एक बड़ा फैक्टर है। और चौथा, शायद ये कि दशकों के अलगाव के बाद अब दुनिया के लिए ये एक नई, थोड़ी अनछुई सी जगह है जिसे लोग खोजना चाहते हैं। अच्छा, जब पर्यटन की बात हो ही रही है तो कुछ खास जगहों का जिक्र करना तो बनता है। हमारे पास कुछ नाम हैं, जैसे बेराट और गिज़ोकास्तर। इन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला है। क्या खास है इनमें? बेराट और गिज़ोकास्तर दोनों ही ओटोमन काल की वास्तुकला के बहुत ही शानदार उदाहरण हैं। बेराट को 1000 खिड़कियों का शहर भी कहते हैं। 1000 खिड़कियों? हाँ, क्योंकि वहां पहाड़ी पर जो घर बने हैं उनकी बड़ी बड़ी खिड़कियां एक साथ नजर आती हैं, तो ऐसा लगता है। और गिज़ोकास्तर, ये नोबेल पुरस्कार विजेता इस्माइल कादरे का जन्मस्थान भी है। ये अपने पत्थर की छतों वाले घरों और किले के लिए मशहूर है। ये शहर आपको सीधे इतिहास में ले जाते हैं। और तटों की बात करें तो? सारंडा और धम्मी जैसे नाम सामने आते हैं। हाँ, सारंडा दक्षिणी अल्बानिया का एक बड़ा तटीय शहर है। ये ग्रीक द्वीप कोरफू के काफी नजदीक है। यहाँ से बुट्रिंट जैसे ऐतिहासिक स्थल तक जाना भी आसान है। और द्रेमी और उसके आसपास के गांव अपने बहुत खूबसूरत बीच और क्रिस्टल क्लियर पानी के लिए मशहूर हो रहे हैं। ये अल्बानियाई रिवियरा के सबसे लोकप्रिय हिस्सों में से हैं। गर्मियों में काफी रौनक रहती है यहाँ। प्रकृति प्रेमियों के लिए शकोदर झील का भी जिक्र है। शकोदर झील बाल्कन प्रायद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ये अल्बानिया और मोंटेनेग्रो के बीच फैली हुई है। अच्छा, 2 देशों में? हाँ, और ये पक्षी देखने वालों के लिए तो स्वर्ग है। यहाँ पेलिकन और कई दूसरे प्रवासी पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियां मिलती हैं। झील के किनारे शकोदर शहर है जिसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, और वहाँ रोजाफा किला देखने लायक है। और इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों के लिए बुट्रिंट राष्ट्रीय पुरातत्व स्थल, ये भी खास है। बुट्रिंट तो अल्बानिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है। ये भी यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में है। यहाँ आपको एक ही जगह पर प्राचीन यूनानी, रोमन, बिज़ेंटियन और वेनेशियन, मतलब कई सभ्यताओं के अवशेष देखने को मिलते हैं। एक थिएटर है, स्नानघर, बाजार, किलेबंदी, चर्च, सब कुछ। वाह! ये सचमुच समय में पीछे ले जाने वाला अनुभव है, और अल्बानिया की लंबी और विविध ऐतिहासिक विरासत का जीता जागता प्रमाण है। वाकई इन जगहों के बारे में सुनकर लगता है कि अल्बानिया में इतिहास, प्रकृति और संस्कृति का कितना गहरा मेल है। अच्छा, अब जरा राजनीति और दुनिया के साथ इसके रिश्तों पर आते हैं। शासन प्रणाली तो संसदीय लोकतंत्र है। हाँ, 1991 के बाद से अल्बानिया ने एक मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया है। यहाँ एक राष्ट्रपति होता है जो राष्ट्र का प्रमुख होता है, अभी बैजराम बेगस हैं, लेकिन असली कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। अभी एडी राम है। और संसद एक सदनीय है जिसे कुवेंडी कहते हैं। हालांकि ये भी कहना होगा कि लोकतंत्र में बदलाव के बाद से यहाँ की राजनीति कई बार थोड़ी अस्थिर भी रही है। राजनीतिक दलों के बीच काफी खींचतान और ध्रुवीकरण देखने को मिलता रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अल्बानिया कहाँ खड़ा है? यहाँ एक महत्वपूर्ण बात उभरती है। अपने कम्युनिस्ट अतीत के अलगाव से बाहर निकलकर अल्बानिया ने पूरी तरह से पश्चिम की ओर रुख किया है। अच्छा। इसकी विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य यूरो अटलांटिक इंटीग्रेशन रहा है, और इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था 2009 में नाटो की सदस्यता हासिल करना। तो नाटो की सदस्यता इनके लिए क्या मायने रखती है, मतलब सुरक्षा के अलावा? देखिए, सुरक्षा तो सबसे बड़ी बात है ही। नाटो सदस्यता अल्बानिया को एक सामूहिक सुरक्षा की गारंटी देती है। ये न सिर्फ देश की सैन्य सुरक्षा को मजबूत करती है, बल्कि इसे पश्चिमी देशों के रणनीतिक खेमे में भी मजबूती से खड़ा करती है। और बाल्कन क्षेत्र, जिसका इतिहास संघर्षों से भरा रहा है, हाँ, वो तो है, वहां नाटो की सदस्यता एक तरह की स्थिरता और सुरक्षा का आश्वासन भी देती है। तो ये अल्बानिया के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और राजनीतिक उपलब्धि थी। और यूरोपीय संघ EU की सदस्यता का क्या स्टेटस है? क्या वो भी करीब है? अल्बानिया यूरोपीय संघ का आधिकारिक उम्मीदवार देश है, और सदस्यता के लिए बातचीत की प्रक्रिया चल रही है। EU सदस्यता हासिल करना अल्बानिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय प्राथमिकता है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन इसके लिए काफी बदलाव करने पड़ रहे होंगे। बिल्कुल, देश को कई सुधार करने पड़ रहे हैं, खासकर कानून का शासन, भ्रष्टाचार से लड़ाई
और अपनी प्रशासनिक क्षमता को मजबूत करने जैसी क्षेत्रों में। ये प्रक्रिया लंबी और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन ईयू से जुड़ने की उम्मीद जो है वो अल्बानिया में सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत प्रेरक शक्ति का काम करती है। भारत के साथ संबंधों के बारे में क्या जानकारी है? क्या इनमें कोई खास प्रगति हुई है? पता चलता है कि भारत और अल्बानिया के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण हैं, लेकिन बहुत गहरे नहीं हैं। अच्छा। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान अभी भी सीमित हैं। दूतावास भी साझा हैं, मतलब परमानेंट मिशन नहीं है। तो ये दिखाता है कि अल्बानिया का कूटनीतिक ध्यान मुख्य रूप से अपने पड़ोसियों यूरोप और अमेरिका पर ज्यादा केंद्रित है। भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने की संभावनाएं जरूर हैं, लेकिन फिलहाल ये शायद प्राथमिकता में थोड़ा नीचे है। तो इन सारी बातों को समेटते हुए अल्बानिया की कहानी से मुख्य निष्कर्ष क्या निकलता है? मतलब व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका मतलब ये है कि अल्बानिया एक असाधारण परिवर्तन के दौर से गुजरा है और गुजर रहा है। ये एक ऐसा देश है जो अपने जटिल और कई बार दर्दनाक इतिहास के बोझ से उभरकर अपनी अनूठी पहचान और प्राकृतिक खूबसूरती के दम पर भविष्य की ओर देख रहा है। बाल्कन क्षेत्र में ये एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है, खासकर पर्यटन और पश्चिम के साथ जुड़ने की अपनी कोशिशों के जरिए। ये दिखाता है कि छोटे देश भी बड़े बदलावों का हिस्सा बन सकते हैं। हाँ, ये कहानी लचीलेपन और आशा की भी है। एक देश जो लगभग भुला दिया गया था, अब धीरे धीरे दुनिया के नक्शे पर अपनी जगह बना रहा है, अपनी शर्तों पर। ये वाकई में दिखाता है कि कैसे इतिहास, भूगोल और लोगों की इच्छा शक्ति मिलकर एक राष्ट्र की नियति तय करते हैं। बिल्कुल, और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी है, जिसे शायद हमारे सुनने वाले अपने साथ ले जा सकते हैं। क्या? कि अल्बानिया का अपने लंबे, एकाकी और दमनकारी कम्युनिस्ट अतीत से निकलकर पश्चिम के सबसे मजबूत सैन्य गुट नाटो और आर्थिक गुट संभावित ईयू के साथ जुड़ने का ये जो सफर है, ये व्यापक बाल्कन क्षेत्र और बदलते यूरोपीय भू राजनीतिक परिदृश्य के बारे में क्या संकेत देता है? ये गहरा सवाल है। क्या ये इस क्षेत्र में स्थिरता लाने वाला कदम है, या ये नई तरह की जटिलताओं को भी जन्म दे सकता है? इस पर सोचना अल्बानिया की कहानी को और भी प्रासंगिक बना देता, मुझे लगता है। निश्चित रूप से। और ये दिखाता है कि अल्बानिया की कहानी सिर्फ अल्बानिया तक ही सीमित नहीं है। उम्मीद है इस चर्चा से अल्बानिया को समझने में एक नई दृष्टि मिली होगी और शायद वहां जाने की या उसके बारे में और जानने की जिज्ञासा भी जगी होगी।